Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय सौरभ सर। लेके आ गया हूँ आज एक और लेक्चर आप लोगों के लिए। और आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं ओम्स लॉ और ओम्स लॉ की डेरिवेशन। तो समझते हैं कैसे डिराइव हुआ हमारा ओम्स लॉ थ्योरेटिकली। ओम्स लॉ को समझने से पहले, ओम्स लॉ पे जाने से पहले हमें एक डेरिवेशन और करनी पड़ेगी जो कि इंपॉर्टेंट है, द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यार देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाली वीडियो जिसने भी नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लेना। क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या उसका रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, वगैरह वगैरह चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में क्लियर कर दी थी, क्या उसका लॉजिक है। फिलहाल के लिए अभी सब सिर्फ इतना समझ लो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है कि जब हम किसी कंडक्टर के अराउंड बैटरी लगाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टर के अंदर, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं विद दिस वेलोसिटी वीडी, ड्रिफ्ट करते हैं टूवर्ड्स द पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके पास ये कंडक्टर है और आपने यहाँ पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी डेवलप हो जाएगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, और जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट यानी बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बढ़ने लगेंगे। ओके, तो जिस वेलोसिटी से वो बढ़ते हैं वो उन्हें ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ये मैंने पिछले लेक्चर में अच्छे से क्लियर कर दिया है, जिसने नहीं देखा फिर बता रहा हूं, जाकर देख लेना। ओके, तो आज हमें जो टॉपिक करना है पहले वो पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वीडी। तो रिलेशनशिप बिटवीन करंट और वीडी वो होता है हमारा, करंट को अगर हम आई से लिखते हैं तो आई विल बी एन ए वी डी ई। तो समझ लो क्या क्या टर्म्स हैं, ये रिलेशन होता है हमारा, इसको अभी हम ड्राइव करने वाले हैं। तो जो आई होता है हमारा करंट, एन होता है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी क्या है इसको देखते हैं, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ए हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है हमारे कंडक्टर का, और ई हमारा आप जानते हो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा, वही उसी की बात यहां पर हो रही है। तो समझते हैं इस डेरिवेशन को, बड़ी ही सिंपल है, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। इसी फिगर को कंसीडर कर लेते हैं हम। अगर मैं इस कंडक्टर के अराउंड एक बैटरी लगाता हूं V वोल्ट की, ठीक है, लेट से कि कंडक्टर की लेंथ हमारी L है और इसका एरिया हमारे पास E है, सिंपल सी बात है। और आप लोग जानते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव की तरफ ड्रिफ्ट करेगा विद वेलोसिटी वीडी। ओके, तो एक चीज कंसीडर करते हैं, मान लो मैं इतनी सी वॉल्यूम कंसीडर कर रहा हूं, यहां से यहां तक, मान लो इतना सा एरिया, ये वॉल्यूम ले ली मैंने, ये एरिया ए है और मैंने इतनी सी वॉल्यूम कंसीडर कर ली। ओके, मान लो अभी मैं बोलता हूं, जस्ट अभी आप देखो यहां पर कुछ 4 इलेक्ट्रॉन्स है, एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहा हूं मैं, यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन है। मैंने कहा अपनी पलकें झपका लो, आंखें बंद कर लो और फिर देखो क्या होता है। तो जब आपने आंखों को बंद किया तो इलेक्ट्रॉन यहां थे, आपने देखा, जैसे ही आपने आंखों को खोला वो 4 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए थे। ओके, मतलब इस क्रॉस सेक्शन से, मतलब यहां से पॉइंट 1 से वो पॉइंट 2 पर आ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब थोड़ा सा ना लॉजिक को समझना है। एक बात बताओ, जब आपने देखा आंख बंद करने से पहले तो 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर थे, जब आपने आंखें खोली तो उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गए। तो इसका मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां कब पहुंचे होंगे, इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे जब वो बाहर निकल गए होंगे यहां से, तभी तो ये लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचे होंगे। एक बार फिर से समझो, मान लो लंगर लगा है और उस लंगर में 10 लोगों की भीड़ है और आपका नंबर सबसे लास्ट में है। तो एक बात बताओ, लंगर अगर यहां से शुरू हो रहा है तो फर्स्ट को मिलेगा, सेकंड को मिलेगा, थर्ड को मिलेगा। जब आपके आगे के 9 लोग निकल जाएंगे तभी तो आप उस जगह पर पहुंचोगे। यानी आप यहां पर हो, यहां पे आप कब पहुंचोगे, जब बीच के लोग लंगर लेकर निकल जाएंगे। चीटिंग करो तो बात अलग है, लेकिन मैं यहाँ पे चीटिंग की बात नहीं है। अगर आपको वहां पे सिंसियरली पहुंचना है तो आपके आगे के लोगों को वहां से आगे बढ़ना पड़ेगा, यानी लंगर लेके वहां से निकलना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक यहाँ लगा लो। जब आपने आंखें बंद करी उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, जब आपने आंखें खोली तो इलेक्ट्रॉन यहाँ थे। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन से इस क्रॉस सेक्शन में पहुंचे, तो वो यहाँ पर कब पहुंचेंगे, जब इसके अंदर, इस वॉल्यूम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर निकल चुके होंगे, तभी तो पहुंचेंगे। आपके आगे जितने भी लोग होंगे वो बाहर निकल चुके होंगे। इस इलेक्ट्रॉन्स के आगे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस वॉल्यूम के अंदर, वो सारे के सारे बाहर निकल चुके होंगे। ओके, तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, मैंने क्या, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारा स्मॉल एन है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारा स्मॉल एन है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे नंबर डेंसिटी
ऑफ नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉल एन है, तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम उसको हम बोल देते हैं स्मॉल एन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है आज वीडियो बनाने में। तो नंबर डेंसिटी आ गई हमारे पास, ठीक है। तो n क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं? ये वही इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इस वॉल्यूम को छोड़ के बाहर निकल गए हैं। ध्यान रखना, ये वही इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इस वॉल्यूम को छोड़ के बाहर निकल गए। कितनी देर में? जब तक ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचा। ओके, लंगड़ वाला एग्जाम्पल याद रखना। चलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ध्यान से देखो, ये वॉल्यूम क्या होगी? देखो वॉल्यूम क्या होती है? एरिया इंटू लेंथ। आप जानते हो एरिया इंटू, इसको बोल दो, इसको कैपिटल एल ले लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, और ये स्मॉल एल है, ठीक है। एरिया इंटू, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? एन इक्वल टू कैपिटल एन इक्वल टू स्मॉल एन इंटू ए एल। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो ये जो लेंथ है, अब सोच के देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां किस वेलोसिटी से गए होंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। मैंने बताया है कि जो इलेक्ट्रॉन चलते हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलते हैं, तो यहां से यहां किस वेलोसिटी से पहुंचे होंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो ये एल जो है, इन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये स्मॉल एल मैंने इसको बोल दिया, ये स्मॉल एल, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया इन्होंने। तो जो स्मॉल एल है वो डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी थी? वीडी, और मैंने आपको कितनी देर के लिए आंख बंद करने को कहा था? टी टाइम के लिए। तो लेट्स से दिस इज टाइम टी। तो क्या मैं एल की वैल्यू यहाँ पे वीडीटी पुट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ पे कैपिटल एन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? स्मॉल एन इंटू ए, और एल की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? वीडीटी। ओके, तो मैंने छोटा सा सेक्शन लेके किया है, आप पूरा कंडक्टर लेके भी कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें आप इलेक्ट्रॉन्स को यहां मानते और वो यहां से यहां पहुंचते। अब वो यहां से यहां कब पहुंच सकते थे? जब इस पूरी वॉल्यूम के इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएं। तो बात वही है, लॉजिक वही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी बुक में इतना लेके किया है, किसी ने पूरा लेकर किया है, तो जैसे भी कर सकते हो अपनी समझ के हिसाब से। तो ये आ गया कैपिटल एन इक्वल टू स्मॉल एन इंटू वी डी टी, इतना हमने निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, ठीक है। अब आप एक बात जानते हो, हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था Q जो टोटल चार्ज होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना। अब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E होता है, तो n इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होगा? Ne। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? E, तो n इलेक्ट्रॉन्स पे कितना होगा? Ne। दिस इज n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पुट द वैल्यू ऑफ n हियर, यहां पे डाल दो, तो आ जाएगा NaVdT इंटू E। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आ गया NaVdTe। अब आप जानते हो दिस इज योर Q। अब आपने करंट पढ़ा है, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको करंट की डेफिनेशन बताई थी। करंट की डेफिनेशन क्या होती है? चार्ज पर यूनिट टाइम। तो कोई बात नहीं, यहां पे चार्ज की वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ गया। तो चार्ज कितना है हमारे पास? NaVdTe, और नीचे T, टाइम से टाइम कैंसिल, तो आपका देखो करंट का फॉर्मूला आ रहा है NaVdE। तो देखो ये हमारा करंट का रिलेशन था, बहुत ही सिंपल था। ओके, हमने एक वॉल्यूम कंसीडर करी, उस वॉल्यूम में हमने कंसीडर कर लिया देयर इज n नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में मैंने क्या ले लिया? एरिया इंटू स्मॉल लेंथ, मतलब जो वॉल्यूम मैंने कंसीडर करी थी वो वॉल्यूम ले ली, और जो लेंथ होगा वो क्या होगा? डिस्टेंस। स्पीड इंटू टाइम, स्पीड क्या होगी इन इलेक्ट्रॉन्स की यहां से यहां जाने में? Vd। तो Vd और टाइम T था, और हमने यहाँ पे n निकाल लिया। अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही होता है, तो n इलेक्ट्रॉन्स का n ही होगा, यहाँ n की वैल्यू पुट कर दी, फिर हमने I का फॉर्मूला लगा दिया Q/T, एंड देन you will get your answer NaVdE. This is the relationship between current and drift velocity. तो देख रहे हो कितना ही सिंपल सा डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जो न्यूमेरिकल्स वगैरह है ना हमारे, आज हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे, ये फॉर्मूला हो गया। तो जो हम फॉर्मूले ड्राइव कर रहे हैं, आज ये डेरिवेशन वाला वीडियो है। अगला जो वीडियो होगा वो ओवरऑल न्यूमेरिकल का होगा, उसमें हम सारे न्यूमेरिकल को कवर कर लेंगे जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, डेरिवेशंस भी कवर की जाएंगी और आपका न्यूमेरिकल्स भी कवर किए जाएंगे। ओके, तो ये डेरिवेशन थी छोटी सी, इसको आप फटाफट नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा ओम्स लॉ की तरफ। तो आप लोगों ने देख लिया कि करंट का रिलेशन Vd से क्या होता है, I इक्वल टू NaVd। बड़ी सिंपल सी डेरिवेशन थी, आ गई होगी समझ में। अब चलते हैं हमारे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक की ओर। आपने नाम ज़रूर सुना होगा, मैं बात कर रहा हूँ ओम्स लॉ की।
मैं बात कर रहा हूँ ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ की डेफिनेशन आप लोग जानते होंगे कि जब हम एक कंडक्टर के अक्रॉस एक बैटरी लगा देते हैं तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं बोल दूं V है, और जब हम बैटरी लगा देते हैं तो कंडक्टर से करंट फ्लो करता है, दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर given that the stress, strain and any other physical quantity remain same. Okay, तो definition आप लिख सकते हो, the current flowing through the conductor is directly proportional to the voltage across the conductor given that the physical conditions like stress, strain, temperature remains constant. ये सारी चीजें constant होनी चाहिए। उस कंडीशन पर ओम्स लॉ कहता है कि अगर हम एक बैटरी लगा देते हैं, यहां पर हम बैटरी लगा देते हैं यहाँ पर, तो इस कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मान लो जो ये V है उसी के उतना ही होगा। अगर थ्योरेटिकली देखें तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है V वही इसके अक्रॉस होगा। एंड लेट्स से करंट I इज फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर, देन द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V गिवन दैट फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, स्ट्रेस, स्ट्रेन, टेम्परेचर्स रिमेन कांस्टेंट, देन I will get, जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं, we will get some constant which is known as conductance, which, this is V. We will get conductance. This is your conductance, और the conductance होता है which is given by 1/R। तो ये R उधर जाके मल्टीप्लाई होता है, तो हमने इसको पढ़ा है V = IR। ओके, तो कंडक्टेंस का उल्टा ही हमारा रेजिस्टेंस होता है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। वी आर गेटिंग V = IR। इसी V = IR को अब हम प्रूव करेंगे और समझेंगे कि ये हमारा जो रिलेशन है वो कैसे आया है, और ये जो R है ये कांस्टेंट है, क्या जस्टिफाई करता है हम लोगों को। ठीक है, तो अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है हमारा डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। क्या आता है हमारा? डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। डेरिवेशंस ऑफ ओम्स लॉ, तो देखो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अभी हमने जो करंट का फॉर्मूला निकाला ना, रिलेशन बिटवीन, तो क्या था वो रिलेशन? I = NAVDE। ये VD एक ही वर्ड है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो I = NAVD। पिछली वीडियो में हमने VD का फॉर्मूला ड्राइव किया था। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो VD का जो फॉर्मूला था वो था E/m टाउ। VD का जो फॉर्मूला था वो क्या था? E/m टाउ। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला था, हमने ड्राइव किया था। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस VD का जो फॉर्मूला है इसको यहां सिंपली पुट कर देना है। मैग्नीट्यूड की बात हो रही है यहां पे, तो I = NAE/m टाउ आ गया। ओके, अब हम जब सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, आपको थोड़ा बहुत याद होगा, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक रिलेशनशिप पढ़ी थी। ओके, मैंने इसकी कंडक्टर की लेंथ, अभी जब हम डेरिवेशन कर रहे थे तो हमने कैपिटल लेंथ ली थी। ओके, तो इसको समझते हैं। क्या हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या V/L पढ़ा है? क्या हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अब यहां पर पुट कर दो। कुछ नहीं करना था, पहले VD का फॉर्मूला डाला, देन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डाल दिया। लाइन वाइज चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली हमें बात हो ही नहीं सकती। NA एंड दिस इज E एंड दिस इज V/L टाउ m। ओके, हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे, यहां पर हमने E को मिस कर दिया है। ओके, ये मेरा करंट आ गया। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हो तो देखो बड़ा ही सिंपल सा रिलेशन बन जाएगा। NAE² टाउ बाय ml इंटू V। NAE² टाउ बाय ml इंटू V। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखो तो मैं अगर V/I लिखना चाहूं, मैं V/I को अगर लिखना चाहूं तो ये I इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये जो पूरा टर्म है ये उधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में। यू विल गेट ml/NAE² बाय टाउ। NAE² बाय टाउ। NAE² बाय टाउ। तो
तो देखो मैं क्या किया, आई को इधर लेके आया और इसको पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के इधर लिख दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया। अगर आप ध्यान से देखो व्हाट इज दिस इज v बाय आई, तो v बाय आई अगर आप यहां से कंपेयर करते हो v बाय आई इक्वल टू आर, ध्यान से देखो दिस इज v बाय आई, इट इज कांस्टेंट, इट इज सम कांस्टेंट। अगर आप ध्यान से देखोगे ये मास किसका था, जब हमने डेरिवेशन की थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, this is the length of the conductor, this is n number density of electron, and this is a area of cross section, and this is E charge on electron, and this is tau, tau is relaxation time। तो अगर आप ध्यान से देखोगे हमारा जो कंडक्टर, हमने एक ये कंडक्टर लिया है, इसकी लेंथ जो है और एरिया जो हमने फिक्स लिया है, ओके, लेंथ भी फिक्स है, एरिया भी फिक्स है, और ये जो बाकी के जो कांस्टेंट है ये भी फिक्स है, तो यानी कि ये कांस्टेंट बन रहा है v बाय आई इक्वल टू कांस्टेंट। v बाय आई हमें नहीं पता ना, अभी ये r है, अभी हमें नहीं पता, हम तो ड्राइव कर रहे हैं, तो हम इसको एक कांस्टेंट बोलेंगे, तो v इक्वल टू कांस्टेंट इंटू आई, v इक्वल टू कांस्टेंट इंटू आई। और आपको पता है जब कांस्टेंट हटेगा तो क्या आएगा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और यू कैन राइट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो क्या ये ओम्स लॉ होता है क्या, तो क्या ये ओम्स लॉ होता है कि नहीं होता, सिंपल सा था, I इक्वल टू एन ए वी डी लिया, यहाँ पे वी डी की वैल्यू पुट कर दी, फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दी और हमने V बाय आई लिख लिया। जब हमने ध्यान से देखा कि गिवन फॉर अ गिवन कंडक्टर लेंथ भी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, और m n e टॉ सब कुछ कांस्टेंट है, देन ये पूरा एक कांस्टेंट नंबर बन गया। तो V बाय आई कांस्टेंट हो गया, तो V इज कांस्टेंट है ये I। तो जब ये कांस्टेंट हटेगा, मतलब मैं कांस्टेंट को हटा दूंगा तो प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा दूंगा। हम क्या करते हैं, यही तो करते हैं, अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन दिया होता है तो इक्वल टू लिख के कांस्टेंट लिखते हैं। मैंने उल्टा कर दिया, मैंने इक्वल टू और कांस्टेंट को हटा के प्रोपोर्शनल लिख दिया, एक ही बात है। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i और i इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। ये हमारा क्या होता है, दिस इज माई ओम्स लॉ, दिस इज माई ओम्स लॉ। तो कितनी सिंपल डेरिवेशन थी, और अब आपको समझ में आ गया होगा कि v बाय आई हमारा क्या होता है, ये कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज रेजिस्टेंस, दैट कांस्टेंट इज नोन एज माई रेजिस्टेंस। ओके, तो अभी ओम्स लॉ में थोड़ा सा पार्ट और करते हैं, फिर लाइन वाइज सब कुछ समझते हैं रेजिस्टेंस के बारे में, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, क्या इसकी यूनिट है, क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या इसका डायमेंशन है। तो फिलहाल के लिए अभी आप ये लोग फटाफट नोट कर लो, कोई भी दिक्कत होती है रिवाइंड करो, 100% समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो इसको फटाफट नोट कर लो। तो आओ थोड़ा सा और समझते हैं हमारे ओम्स लॉ को। तो ओम्स लॉ में हमने देख लिया, या तो अब I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V लिख दो, या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो हमने निकाला V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। तो हमें कांस्टेंट मिला जिसको हमने रेजिस्टेंस बोल दिया, रेजिस्टेंस बोल दिया, इसको रिप्रेजेंट कर दिया हमने लेटर R से, एंड दिस इज V बाय आई। या पढ़ते आए हो, कोई नई बात नहीं है। रेजिस्टेंस, घबराना मत, वो जो मैंने कंडक्टेंस लिखा था रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा होता है, 1 बाय R को ही कंडक्टेंस कहते हैं, दिस इज 1 बाय R इक्वल टू कंडक्टेंस। इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल अभी थोड़े से ग्राफ की नॉलेज ले लो आप लोग। ओके, तो जो हमारा ओम्स लॉ होता है ना, बेसिकली ये ओम्स लॉ यूनिवर्सल लॉ नहीं होता, यूनिवर्सल लॉ इन द सेंस सब पे एप्लीकेबल नहीं है। जो मटेरियल इस ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं हम उन्हें ओमिक कंडक्टर कह देते हैं, ओमिक कंडक्टर, ठीक है। उनके जो ग्राफ होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं और पासिंग थ्रू ओरिजिन होते हैं। जो ओमिक कंडक्टर होंगे यानी जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते वो नॉन लीनियर है, यानी कि नॉन ओमिक है, और नॉन ओमिक कंडक्टर कुछ ऐसे दिखते हैं, ठीक है। इट वॉज माई ओमिक एंड दिस इज नॉन ओमिक, जैसा कि आप देख पा रहे हो। इसे नॉन लीनियर भी बोलेंगे क्योंकि देखो ये लीनियर नहीं है, सीधा स्ट्रेट नहीं है, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। दूसरी बात, ध्यान से देखो, अब अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो वाई एक्सिस में मेरा क्या है, वाई एक्सिस पे मेरा V है और एक्स एक्सिस पे मेरा I है, ठीक है। तो 11वीं कक्षा में ना आपने एक चीज पढ़ी होगी जिसे हम स्लोप कहते हैं। स्लोप क्या होता है हमारा, tan थीटा, और थीटा क्या होता है, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में बना एंगल थीटा होता है। तो अगर मैं tan थीटा निकाल दूं तो मुझे क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा, ठीक है। अब स्लोप का एक और फॉर्मूला भी होता है, स्लोप का एक और फॉर्मूला क्या होता है, एक तो मैंने लिख दिया tan थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल जो बनता है एक्स एक्सिस के साथ इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, स्लोप का फॉर्मूला एक और होता है, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस,
मतलब जो वाई एक्सिस पे क्वांटिटी होती है उसको लिखते हैं, एक्स एक्सिस पे जो क्वांटिटी होती है उसको लिखते हैं। तो वाई एक्सिस पे क्वांटिटी क्या है मेरे पास, v अपॉन आई। जो v अपॉन आई होता है वो क्या होता है, r होता है। अभी हमने देखा v अपॉन आई इज इक्वल्स टू r। तो यानी इस ग्राफ को अगर आप देखोगे और इस ग्राफ का अगर आप tan थीटा निकालते हो, यानी कि आप स्लोप निकालते हो, तो आपको क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा। तो यही वो 1 मार्क्स का सवाल पूछ लेता है, आपको ऐसे ग्राफ बना के दे देगा और पूछेगा व्हाट इज द रेजिस्टेंस। ये 10वीं क्लास में भी आपने ऐसे कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे। तो रेजिस्टेंस पूछ लेगा, तो रेजिस्टेंस क्या है, सिंपल सिंपल आप स्लोप निकाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा, दिस इज द रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो अब इसी में अभी मैं नॉन ओमिक की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैंने बस एग्जांपल के तौर पे ग्राफ बनाया, मैं आपको ओमिक की ही बातें बता रहा हूं। मान लो आपको उसने 2 कंडक्टर दे दिए, ये ए कंडक्टर है और ये बी कंडक्टर है, दोनों के ग्राफ आपके बने हुए हैं। इसका एंगल θ1 है और इसका एंगल θ2 है। अगर मैं आपसे पूछूं ए और बी में किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, ए और बी में किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस चेक करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, आप tan थीटा चेक कर लो। ठीक है, तो एक बात बताओ, किसका एंगल बड़ा है, ए का एंगल बड़ा है या बी का एंगल बड़ा है, ए का एंगल छोटा है और बी का एंगल बड़ा है। तो tan थीटा की वैल्यू किसकी बड़ी आएगी, बी की बड़ी आएगी या ए की बड़ी आएगी, ऑफ कोर्स बी की जो tan थीटा की वैल्यू है वो बड़ी आएगी, और जिसका tan थीटा बड़ा आएगा उसका रेजिस्टेंस भी बड़ा आएगा। ओके, तो यानी किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, द रेजिस्टेंस ऑफ बी शुड बी ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ ए, बिकॉज द θ1 इज लेसर देन θ2। θ2 बड़ा है और θ1 छोटा है। ओके, इस वजह से इस लॉजिक से हमारा आर बी ग्रेटर देन आर ए होगा। ओके, तो इन छोटी छोटी चीजों पे 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन बनते हैं, आपको आना चाहिए। दूसरी बात देखो, यही सेम क्वेश्चन देके आपसे पूछ सकता है किस कंडक्टर से ज्यादा करंट फ्लो करेगा, तो करंट वाला सवाल भी रेजिस्टेंस से सॉल्व हो जाएगा। तो पहले आपको रेजिस्टेंस निकाल लेना है। अब रेजिस्टेंस किस में ज्यादा है, बी में ज्यादा है, और जैसा कि आप जानते हो रेजिस्टेंस जो है करंट के उल्टा है, तो यानी जिसमें आपका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा करंट उसमें कम होगा। तो आई बी इज लेस देन आई ए, तो जो करंट है हमारा वो ए के अंदर ज्यादा होगा। क्या आप ये छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे। अब छोटी सी गलती क्या होती है ना, कभी कभी वो पेपर में ना यहां पे वी ना देके यहां दे देता है और आई को यहां दे देता है, मतलब उल्टा कर देता है। ये देखो, यहां पे आई दे देगा, यहां पे वी दे देगा, तो क्या आंसर सेम रहेंगे क्या, नहीं, उल्टा हो जाएगा हमारा रिलेशन। यहां पर आपको tan थीटा जो है, स्लोप जो है वो r मिल रहा है, यहां पे आपको स्लोप उल्टा मिलेगा, यानी 1/r मिलेगा। तो यहां पे जो tan थीटा की वैल्यू आएगी वो 1/r आएगी। इसको याद रखने की जरूरत नहीं, अगर उल्टा हो गया तो सारा काम आपको उल्टा करना है, इसकी तरह सोचना है और अपने आंसर को उल्टा कर देना है, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये हमारी कहानी थी ग्राफ की। अच्छा, अब आप कहोगे हमने स्लोप तो निकाल लिया जब ये ओमिक था, कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 पॉइंट्स लेके y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके भी निकाल सकते हैं, जो आपने 10वीं में भी निकाला था, वो इसके लिए एप्लीकेबल है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम एक किसी पॉइंट पे टेंजेंट बनाएंगे, इस किसी भी पॉइंट पर इस ग्राफ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और जो टेंजेंट का एंगल होगा ये tan थीटा आपको क्या देगा, स्लोप देगा, और आपको स्लोप का क्या मतलब है, रेजिस्टेंस देगा। इस केस में आपकी जो रेजिस्टेंस है वो कैसे निकलेगी, आपको स्लोप निकालना पड़ेगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, तो यहां पे लिख लो कि जो tan थीटा है यहां पर जो आपको रेजिस्टेंस मिलेगी, तो जो रेजिस्टेंस मिलेगी आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। और अगेन अगर ये उल्टा दे दिया, जैसे ये दे दिया, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन स्लोप टेंजेंट टू द कर्व। अगर मैं इसके लिए लिखूं तो रेजिस्टेंस मुझे मिलेगी 1 अपॉन स्लोप टू द टेंजेंट, 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। ठीक है, तो अगर v अपॉन आई दिया है तो आपको रेजिस्टेंस जो मिलेगी वो सीधा मिलेगी स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, और अगर आपको i अपॉन v दे दिया तो 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। ये आपका रेजिस्टेंस का गेम है, इस रेजिस्टेंस को आपको समझना है। तो देख लेना, आपका अगर ऐसा आ रहा है नॉन लीनियर टाइप, तो आपको स्लोप वहां पर निकालना पड़ेगा टेंजेंट का, उस कर्व पे टेंजेंट का स्लोप निकालना पड़ेगा। और अगर आपको ओमिक कंडक्टर दिया तो डायरेक्ट है ये, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपसे एक मार्क्स से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब हमने नई चीज़ पढ़ी थी रेजिस्टेंस, अब हम पढ़ते हैं रेजिस्टेंस की डेफिनेशन वगैरह 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 बातें। तो फटाफट नोट करो, चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
तो आ जाओ, अब हम लोग देखते हैं रेजिस्टेंस। तो पहले डेफिनेशन लिख लो फटाफट। इट इज डिफाइंड एज, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। क्या होती है रेजिस्टेंस? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टेंस क्या करती है? रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की, जो प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की जो करंट को फ्लो होने से रोकती है ना। अगर करंट ऐसे आएगा तो उसको धक्का मारेगी, नहीं भाई तू जा, वो कहेगा मैं आऊंगा, वो कहेगी तू जा, तो रेजिस्टेंस रोकेगी करंट को फ्लो करने से। तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। ये पहले भी पढ़ चुके हो, कोई नई वाली बात नहीं है, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख लेना, मैंने पूरी बोल दी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट की बात कर लें। यूनिट की बात क्या होगी इसकी? यूनिट क्या होती है इसकी? ओम। ओम्स लॉ आपको पता है, वहीं से आई है। ओम सिंबल कुछ ऐसा होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारी हो गई, यूनिट हो गई। डायमेंशंस की बात करते हैं। डायमेंशंस क्या होंगे इसके? ठीक है, डायमेंशन की बात करते हैं। तो डायमेंशन आप कहोगे हम इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। किस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं? इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। आर इक्वल टू वी अपॉन आई। आर इक्वल टू वी अपॉन आई, इसी से निकाल लेते हैं, निकल तो जाना चाहिए। तो देखो V का आपको डायरेक्ट नहीं पता होगा, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, बेसिक डेफिनेशन वर्क डन पर यूनिट चार्ज होती है। दिस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। अब आपको सबके डायमेंशंस पता होंगे। आपको वोल्टेज का नहीं पता था, मैं मानता हूं, लेकिन वोल्टेज का बेसिक फॉर्मूला तो पता था ना। क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब निकाल दो, वर्क डन का डायमेंशन क्या होता है हमारे पास? ml/t-2। ओके, हाँ। अब जो चार्ज होता है, चार्ज का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है? चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? करंट इनटू टाइम। चार्ज को क्या हम लिख सकते हैं? करंट इनटू टाइम। तो चार्ज का जो डायमेंशन होता है वो होता है AT। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है हमारे पास? AT। चार्ज को हमें कूलम नहीं लिखना, उसकी यूनिट होती है। चार्ज का डायमेंशन AT, और करंट का भी A होता है। ओके, तो यहां पे हमें मिल रहा है ml/t-2 अपॉन A²t। तो आ जाएगा ml/t-3 A-2। तो ये क्या होता है हमारा? दिस इज माई डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो प्लीज याद रखना, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये जानते हो फॉर्मूला तो आप निकाल लोगे। हर चीज याद रखनी जरूरी नहीं है। बेसिक चीजें पता हो उनसे भी हम काम कर सकते हैं, मुझे भी याद नहीं था। ओके, तो ये आ गया हमारा रेजिस्टेंस। डेफिनेशन हमने पढ़ ली, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन हमने पढ़ ली, यूनिट पढ़ ली हमने, और डायमेंशंस भी हमने देख लिया। ओके, अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। देखो, अब जो टॉपिक शुरू होने वाला है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमने जो पिछले जो हमने ओम्स लॉ की डेरिवेशन की थी उसमें हमने एक कांस्टेंट देखा था, है ना। उस कांस्टेंट को हमने रेजिस्टेंस बोला था। अगर आपको याद हो, पीछे बैक जाकर आप देखो तो आपने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, उसको हमने क्या लिखा था? ml/n/AE²τ। कुछ लिखा था ऐसा, अगर आप ध्यान दोगे तो। यानी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मिल गया हमें ml/n/AE²τ। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो इस फैक्टर को, R इक्वल टू m/n/E²τ। क्या अगर आप ध्यान से देखोगे, दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज टाउ रिलैक्सेशन टाइम। देखो, ये जो सारी चीजें हैं ये कंडक्टर के अंदर है, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप ध्यान से देखोगे, मास है, नंबर डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन है, ये सारी जो चीजें हैं ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हैं जो हमें नहीं दिख रही हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये ओवरऑल कांस्टेंट होता है, ओवरऑल कांस्टेंट है। क्या बच गया? L/A। तो रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला आ गया? रेजिस्टेंस इक्वल टू, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये था पहले, लेकिन क्योंकि इसमें से भी एक कांस्टेंट निकल रहा था, पहले ओम्स लॉ के अंदर से भी एक कांस्टेंट निकला, हमने उसको रेजिस्टेंस बोल दिया। अब रेजिस्टेंस के अंदर से भी एक कांस्टेंट निकल रहा है, मैं उसको बोल रहा हूं कांस्टेंट टाइम्स ऑफ L/A। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो रेजिस्टेंस है वो हमारे लेंथ ऑफ द कंडक्टर और एरिया ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करती है। तो यानी अगर मैं पूछूं आपसे कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो पहले दो फैक्टर तो आप बता ही दोगे कि रेजिस्टेंस जो है हमारी लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करती है, एरिया ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, और हमारा ये जो कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है ये एक तरह से नेचर ऑफ मटेरियल बता रहा है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे, दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स NE, तो ये सारी चीजें अंदर कैसे काम कर रही है कंडक्टर के, तो वो उसका नेचर बताती है कि वो कंडक्टर किस मटेरियल का बना है। तो रेजिस्टेंस जो है वो मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे भी डिपेंड करती है। तो चार चीजों पे डिपेंड करती है, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर
एंड द नेचर ऑफ द मटीरियल। ओके, और ये जो नेचर ऑफ द मटीरियल है, ये m अपॉन एन स्क्वायर टाउ जिसे हम कांस्टेंट कह रहे हैं, इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा आ गया। तो अब आप कहोगे रेजिस्टेंस हमने देख लिया, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है हमने देख लिया। तो रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, अब लिख लेना, लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कैसे कैसे कर रहा है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगी। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, मतलब एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो होप करता हूं ये छोटा सा टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलो अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। रेजिस्टेंस देखा, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। अब इसी से हमारा नया टॉपिक निकल के आता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, अब ये क्या है रेजिस्टिविटी? ये जो रेजिस्टेंस में से कांस्टेंट निकला है इसे बोलते हैं रेजिस्टिविटी। दैट कांस्टेंट R इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स ऑफ L by A and this constant is known as, this constant is my resistivity and this is given by letter rho, this is given by letter rho। और ये 10वीं कक्षा में आप फॉर्मूला देख चुके हो, R इक्वल टू रो L, मैंने स्मॉल L ले लिया, कैपिटल L जो मर्जी ले लेना, R इक्वल टू रो L बाय A। ये 10वीं कक्षा में आपने देखा था रो L बाय A। अब समझ में आया ये रेजिस्टिविटी कहां से आई थी? ये रेजिस्टिविटी थी जो यहां से निकली थी। पूरा डेरिवेशन हो गया R इक्वल टू रो L बाय A। रो L बाय A के जितने भी फॉर्मूले के जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, तो उसमें हम इसके सवाल करेंगे। ओके, तो घबराने की जरूरत नहीं, सवाल भी आते हैं, सवाल भी होंगे। तो R इक्वल टू हमारा रो L बाय A आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस रो को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो अगर आपसे कोई बोले डिफाइन रेजिस्टिविटी, जैसे हमने रेजिस्टेंस को डिफाइन किया, तो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन होती है इट इज द फंडामेंटल और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। एक बार फिर से, व्हाट इज रेजिस्टिविटी? इट इज द फंडामेंटल और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। अब आप कहोगे सर ये क्या बोल गए, फंडामेंटल इंट्रिंसिक, क्या बड़े बड़े वर्ड है। देखो रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे डिपेंड करती है। मान लो इतनी लेंथ का कंडक्टर लूंगा, इसकी रेजिस्टेंस अलग होगी। अगर मैं ये देखो, ये इससे थोड़ा छोटा है, इसकी शेप भी चेंज है, इसकी रेजिस्टेंस अलग होगी। ओके, तो रेजिस्टेंस डायमेंशंस पे डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी को मैंने बोला इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, है भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर रो को अगर आप देखोगे तो रो का फॉर्मूला है क्या, m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ये सारे इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं। ध्यान से अगर आप देखो कहीं पे भी डायमेंशन नहीं है कंडक्टर का, कंडक्टर के अंदर की जो सारी चीजें हैं ये वो हैं। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इसका रियल लाइफ में मतलब क्या है, सिंपल भाषा में समझे। मान लो मेरे पास आयरन की रॉड है, एक की लेंथ 10 मीटर है, एक की लेंथ 1 किलोमीटर है। अगर मैं आपसे पूछूं किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा और किसकी कम है, आप आंख बंद करके बोलोगे दोनों की सेम है। क्यों? क्योंकि जो रेजिस्टिविटी है सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है कि जो आपका मटेरियल है, मतलब जो कंडक्टर है किस मटेरियल का बना है। मैंने जो दो रोड दी आपको, वो दोनों रोड आयरन की बनी हुई थी, तो आयरन सेम मटेरियल हो गया, डायमेंशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर विल बी सेम, रेजिस्टिविटी विल बी सेम। इसका मतलब होता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ओके ना, मटेरियल पे डिपेंड करेगा, उसके साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। तो देखा, रेजिस्टिविटी भी आपको वही बताता है, रेजिस्टिविटी भी आपको वही मेजरमेंट देता है जो आपको कौन दे रहा है, रेजिस्टेंस दे रहा है। रेजिस्टेंस भी क्या बताता है आपको कि मटेरियल जो है, कंडक्टर जो है, वो कितना रोक रहा है करंट को, और सिमिलरली रेजिस्टिविटी भी आपको यही बताता है। बस फर्क दोनों में ये है आपका, इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ये डिपेंड नहीं करता डायमेंशन पे, लेकिन रेजिस्टेंस जो है डायमेंशन पे डिपेंड करता है। तो अगर आप इसके यूनिट लिखना, डेफिनेशन लिख ली, व्हाट अबाउट यूनिट? अगर आप यूनिट को ध्यान से देखोगे, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, एरिया ऊपर जाएगा तो इसकी यूनिट आ जाएगी ओम मीटर। यूनिट क्या आ जाएगी इसकी, ओम मीटर। देखो ना, एरिया ऊपर जाएगा मीटर स्क्वायर, लेंथ नीचे आएगा मीटर, मीटर स्क्वायर से मीटर कट गया, ऊपर मीटर बच गया, ओम्स मीटर। ठीक है, यूनिट भी पता चल गई आपको। रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन, रेजिस्टिविटी क्या होती है वो आपको पता चल गई है। इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी और फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। तो हमारी रेजिस्टिविटी आ गई। ये किस चीज पे डिपेंड करती है, ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती, ये सिर्फ इस बात पे डिपेंड करती है कि मटेरियल किस चीज का बना है। एंड द सेकंड थिंग इज टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर के लिए मैंने बोला है सेपरेट वीडियो आएगा, रेजिस्टिविटी डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, तो उसके अलग अलग वीडियो है। फिलहाल के लिए भी याद रखो कि टेम्परेचर डिपेंडेंस होती है। ओके, और मटेरियल किस चीज का बना है, डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करेगा, छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी विल बी सेम। लेकिन ये काम रेजिस्टेंस के साथ नहीं होता, रेजिस्टेंस में लेंथ और एरिया का फैक्टर अटैच हुआ है। तो ये हमारी कहानी थी।
रेजिस्टिविटी आ गई। अगर आपको डिफाइन करना हो रेजिस्टिविटी को, वो तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो गई, वो तो रेजिस्टिविटी होती क्या है। अगर मेरे को रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला डिफाइन करना हो तो क्या होता है, रेजिस्टिविटी भी देखो रेजिस्टेंस के बराबर ही है। देखो रेजिस्टिविटी भी रेजिस्टेंस के बराबर ही है। कब, जब लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 1 मीटर एंड द एरिया ऑफ द कंडक्टर इज 1 मीटर स्क्वायर। मैंने क्या बोला, सेम मेजरमेंट है दोनों की। अगर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी सेम हो जाएंगे जब आपका जो लेंथ ऑफ कंडक्टर है और जो 1 हो जाए और एरिया ऑफ कंडक्टर 1 हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होती है रबड़ में यानी इंसुलेटर में, ठीक है। उससे कम होती है एलॉय में, उससे कम होती है सेमीकंडक्टर्स में, और सबसे कम होती है कंडक्टर्स में। ये प्लीज पैटर्न याद रखना, इंसुलेटर में, देन एलॉय में, देन सेमीकंडक्टर में एंड देन कंडक्टर में। कंडक्टर में सबसे कम होती है, ओके। और हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी फिक्स है, जैसे कि आयरन, कॉपर, रबड़ की ज्यादा, ठीक है, सेमीकंडक्टर की उससे कम, और एलॉय की सेमीकंडक्टर से ज्यादा एंड ऑल, ओके। तो ध्यान रखना एलॉय की रेजिस्टिविटी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से ज्यादा होती है। ये 10वीं कक्षा में भी देखा था कि जो एलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से ज्यादा होती है। एलॉय क्या होते हैं, इट्स अ मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल ना। अगर मैं आपसे बोलूं आयरन है आपके पास, आयरन की रेजिस्टिविटी ज्यादा है या स्टील की रेजिस्टिविटी ज्यादा है, स्टील की रेजिस्टिविटी ज्यादा मानी जाएगी। स्टील जो है आयरन का, क्रोमियम का और कार्बन का एक एलॉय है, तो आयरन का एलॉय मान सकते हैं इसको। तो एलॉय अगर हम देखें रेजिस्टिविटी एलॉय की ज्यादा होगी यानी कि स्टील की ज्यादा होगी। तो होप करता हूं सारी कहानी जो है आपको समझ में आई होगी। बाकी आप बुक्स रीड करोगे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, डेफिनेशंस वगैरह तो आप बुक से भी पढ़ सकते हो, ओके। मेन होता है गहराइयों को समझना जो हम समझ रहे हैं, ओके। तो ये थी हमारी कहानी। अगर आपको इसका डायमेंशन लिखना है तो डायमेंशन कितना सिंपल है, जो रेजिस्टेंस का डायमेंशन है उसमें L मल्टीप्लाई कर दो, रेजिस्टेंस का डायमेंशन में L मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा ml क्यूब T-2 A-2। तो रेजिस्टेंस की यूनिट ओम थी ना, तो ओम का तो हमने निकाल लिया, उसमें m मतलब लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, ये m मीटर है तो लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो L क्यूब हो जाएगा। तो डायमेंशन भी हमारा निकल गया, दिस इज ml क्यूब T-3 A-2। तो रेजिस्टिविटी ये रही रेजिस्टेंस, दोनों में फर्क समझ आ गया। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन फॉर्मूले के बेसिस पे जो न्यूमेरिकल्स आप लोगों के आते हैं उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे और उस नेक्स्ट वीडियो में हम अपने सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो होप करता हूं आज का लेक्चर जो है आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी परेशानी होती है कमेंट करो, मेरे फेसबुक पेज पे आके पूछ सकते हो, सेम नाम से है। और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा वीडियो का, वो भी आप देख सकते हो। तो होप करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए मिलते हैं फिर हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, स्टे होम स्टे सेफ।